नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं रीनू। सबसे पहले बात भोपाल से बड़ी खबर की, जहां कल शिवराज मंत्रिमंडल का गठन हो सकता है। सूत्रों के हवाले से पूरी जानकारी लगी है। कल दोपहर तक मंत्रिमंडल गठन की तैयारी पूरी हो जाएगी। छोटा मंत्रिमंडल रहने की संभावना, 6-7 मंत्री बनाए जा सकते हैं जो कि अहम विभाग संभालेंगे, अहम जिम्मेदारियां होंगी। अब चूंकि स्वास्थ्य विभाग एक अहम जिम्मेदारी है जिसे संभालने के लिए स्वास्थ्य मंत्री का होना बहुत अहम है, और इसके चलते कहा जा रहा है कि जल्द ही मंत्रिमंडल का विस्तार होगा। और संवाददाता शरद जुड़ गए हैं। शरद, कल मंत्रिमंडल के विस्तार होने की जानकारी है और ये भी कहा जा रहा है कि मंत्रिमंडल काफी छोटा होगा, मात्र 6-7 पद ही होंगे। हाँ बिल्कुल रीनू, आपने सही कहा है। न्यूज 18 को पुख्ता सोर्सेज के मुताबिक जो खबर मिली है उसके तहत कल शिवराज सरकार का जो मंत्रिमंडल है उसका गठन होगा। पहली बार पहला जो गठन है वो होने जा रहा है मुख्यमंत्री के बाद में। देखिए, पिछले महीने की 23 तारीख को शिवराज सिंह चौहान ने मुख्यमंत्री की शपथ ली और उसके बाद से ही ये सवाल उठ रहा था कि आखिरकार जो मंत्रिमंडल का गठन है वो कब होगा। कोरोना आपदा की वजह से ये लगातार टलता रहा, लेकिन जैसा आपने कहा कि सवालों के बीच में स्वास्थ्य विभाग का भी कोई अगर मंत्री नहीं था तो फिर इसको लेकर भी सवाल खड़े हो रहे थे। यही वजह है कि अब जो जानकारी मिली है उसके तहत कल मंत्रिमंडल का गठन हो रहा है। हालांकि जो जानकारी है उसके तहत अभी जो मंत्रिमंडल का स्वरूप होगा वो बेहद छोटा होगा, जिसमें 6 से 7 मंत्री ही हो सकते हैं। इसमें भी ये माना जा रहा है कि सिंधिया खेमे के जो 6 मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे कमलनाथ सरकार से, उस कोटे से भी 2 से 3 मंत्री हो सकते हैं और बाकी के जो 3 या 4 मंत्री रहेंगे वो बीजेपी के कोटे के से रहेंगे। तो ये जानकारी मिली है। और इसमें एक और बड़ी बात है, देखिए आज ही केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर न्यूज 18 पर एक्सक्लूसिव थे और उन्होंने सीनियर एडिटर प्रवीण दुबे के साथ जब बातचीत की तो उन्होंने इस बात के संकेत भी दिए थे कि जल्द ही जो मंत्रिमंडल का गठन है वो किया जाएगा। तो अब जो जानकारी सूत्रों के हवाले से आई है उसके तहत कल ये जो गठन है वो हो जाने की पूरी संभावना है। जी बिल्कुल। और साथ ही शायद एक और ये अहम सवाल है कि जैसा कि 6 से 7 पद हैं जो कि मंत्री बनाए जाने हैं, स्वास्थ्य मंत्री तो पुख्ता है कि ये 100% हो गई, क्योंकि इसको लेकर कई सारे सवाल भी खड़े हुए। इसके अलावा कौन कौन से विभाग होंगे जिनके लिए मंत्री पद दिया जाना है कल? देखिए, पहले जो दरअसल प्रक्रिया होती है आमतौर पर, उसमें मंत्रिमंडल का अगर गठन होता है तो पहले तो मंत्री शपथ देते हैं जी। तो पहली बात जो निकल के सामने आई उसके मुताबिक, जानकारी के मुताबिक 6 से 7 मंत्री हो सकते हैं। तो पहले तो मंत्रिमंडल का गठन अगर कल ही होता है, जिसकी पूरी संभावना है, तो फिर उनके शपथ लेने के बाद मंत्रियों के, उसके बाद में फिर उनके जो विभाग हैं उनका बंटवारा किया जाएगा, जो मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार एक तरीके से होता है। तो ये देखना होगा कि जब मंत्री बनेंगे 6 से 7 में, तो उनमें कौन कौन से मंत्रियों को कौन कौन से जो विभाग हैं वो दिए जाते हैं। निश्चित तौर पर गृह विभाग, स्वास्थ्य विभाग, जैसा कि आपने कहा, नगरीय प्रशासन, पेयजल, जो पीएचई विभाग है, उनके कुछ ऐसे विभाग जो प्रमुख हैं उनके मंत्री बनाए जाने की संभावना है। उनके मंत्री बनने के बाद उनके विभागों के बंटवारा किए जाने की संभावना है, अगर मैं सही कहूँ तो। बिल्कुल। शरद, कई बार ऐसा देखा गया है, जब पिछली बार जब कांग्रेस जीत कर आई थी तब भी काफी वक्त तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ था। यहाँ तक कि अभी भी पिछले कुछ महीनों तक भी कई सारे सवाल खड़े होते रहे थे मंत्री बनाए जाने को लेकर। कई राज्यों में भी देखा गया है। और इस वक्त जब कोरोना महामारी से पूरा देश जूझ रहा है, मध्य प्रदेश में इंदौर भी काफी बड़ी संख्या हो रही है, हजारों तक पहुंचने ही वाली है। इस दौरान बहुत कितना ये अहम था कि मंत्रिमंडल का विस्तार होना चाहिए, और क्या मद्देनजर रखते हुए विस्तार होने की कल ही तैयारी हो चुकी है? हाँ बिल्कुल। देखिए, जो सूत्रों के हवाले से खबर है उसके तहत पूरी तैयारी है और लगभग ये तय हो गया है। अगर कोई बहुत बड़ा पेच आज रात को नहीं फंसता है किसी तरीके का मंत्रिमंडल को लेकर, जिसकी संभावना कम है, क्योंकि अब तक जो जानकारी थी और जो डिले हो रही थी मंत्रिमंडल के गठन की, उसकी वजह ये मानी जा रही थी कि सिंधिया खेमे के जो मंत्री थे जिन्होंने इस्तीफे दिए थे, उनको किस तरीके से एडजस्टमेंट किया जाए उनका, क्या मंत्रिमंडल छोटा हो या बड़ा हो। अगर सिंधिया खेमे के जो 6 मंत्री थे उन्हें मंत्री बनाया जाता है तो बाकी के जो विधायक कांग्रेस छोड़कर आए थे, मसलन अगर हम बात करें तो बिसाहू लाल सिंह की, एदल सिंह कंसाना की, जो कांग्रेस छोड़ के आए थे, दत्ती गांव की बात करें तो फिर क्या उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे पेच थे जो अब तक फंसे हुए थे। लेकिन जो जानकारी उसके मुताबिक इसका सॉल्यूशन ये निकाला गया है कि अभी
सिर्फ जरूरत की जो व्यवस्था है मंत्रिमंडल में वो की जाए, छोटा बनाया जाए, जो जरूरी डिपार्टमेंट्स है केवल उन्हीं की बनाए जाए और जो की स्थितियां हो जाएंगी इसका विस्तार किया जाएगा। स्वाभाविक सी बात है बीजेपी के भी और मंत्री अगर 6 से 7 मंत्री रहते हैं तो फिर बीजेपी के भी मंत्री उनकी भी संख्या कम होगी। आने वाले दिनों में 24 सीटों के उपचुनाव भी होने हैं। तो ये बहुत सारी राजनीतिक परिस्थितियां हैं जिन पर शायद मंथन इस तरह से नहीं होगा कोरोना की वजह से जितना होना था। तो ये अब देखना होगा क्या स्थितियां रहती हैं कल को लेकर। जी बिल्कुल। और साथ ही शरद, जैसा कि कोरोना महामारी है इस वक्त और जिस तरीके के हालात हैं, तो ये भी समझा जा सकता है कि जो मंत्री मंडल का जो विस्तार होगा कल, मात्र 6 से 7 यदि पद होने जा रहे हैं, तो बहुत ज्यादा ऐसे प्रभावी तरीके से या बहुत ज्यादा जश्न के साथ तो नहीं ही होगा, बहुत शांतिपूर्ण तरीके से विस्तार होने की बात। हाँ बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। संभवतः ये भी हो सकता है कि मीडिया की भी एंट्री न रहे, क्योंकि हमने देखा था कि जब मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने शपथ ली थी तब भी न्यूज एजेंसी को ही अनुमति अंदर जाने की दी गई थी, क्योंकि तब भी जो कोरोना की स्थितियां थी वो आज की तरीके से ही एक तरीके से तुलना की जाए, बल्कि आज की स्थिति तो तब के मुकाबले भी ज्यादा खराब हो चुकी है। तो निश्चित तौर पर मंत्रिमंडल का गठन कल हो रहा है, जिसकी पूरी संभावना है। अगर ये होता है तो बेहद सादगीपूर्ण तरीके से किया जाएगा। जो मंत्री हैं सिर्फ उनको ही वहां पर बुलाया जाएगा और उनका ही शपथ ग्रहण होगा। बाकी संभव है कि मीडिया की भी एंट्री एक निश्चित दायरे तक की जाए। जी बिल्कुल, शुक्रिया शरद आपका तमाम जानकारी के लिए। तो बहुत ही सादगीपूर्ण ये मंत्रिमंडल का विस्तार रहने वाला है। सूत्रों के हवाले से ये पुख्ता जानकारी है कि कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होगा, लेकिन ये बहुत ही छोटे पैमाने पर होगा। मात्र 6 से 7 ही मंत्री बनाए जा सकते हैं और इसके चलते तमाम तैयारियां पूरी कर ली गई हैं। तो कल शिवराज मंत्रिमंडल का विस्तार होने जा रहा है। सूत्रों के हवाले से पुख्ता जानकारी है, जहां कल शिवराज मंत्रिमंडल के विस्तार के दौरान मात्र 6 से 7 मंत्री ही बनाए जाने हैं, जिनमें अहम जिम्मेदारी, अहम विभाग शामिल होंगे। और चलिए अगली खबर का रुख करते हैं राजगढ़ से खबर, जहां डॉक्टरों के हड़ताल पर जाने से हालात बिगड़े। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह के तबादले पर डॉक्टर्स अड़े हुए हैं। कलेक्टर के ट्रांसफर होने के बाद ही काम पर लौटेंगे चिकित्सक, ऐसा कहना है डॉक्टरों का। तो डॉक्टर के साथ अभद्रता करने के चलते काफी नाराज हैं डॉक्टर। सभी का ये कहना है कि उनके साथ जिस तरीके से दुर्व्यवहार हुआ है उसके चलते जो कलेक्टर हैं उनका ट्रांसफर होना चाहिए। ट्रांसफर होने के बाद ही काम पर लौटेंगे, वरना वे काम नहीं करेंगे। और इसके चलते स्वास्थ्य सेवाएं बुरी तरीके से प्रभावित हो ही रही हैं। कलेक्टर नीरज कुमार सिंह जो कि डॉक्टरों के ऊपर भड़क गए, काफी दुर्व्यवहार किया गया, बर्बरता, और इसके चलते डॉक्टर काफी नाराज हैं और तबादले की मांग कर रहे हैं। तो उज्जैन में शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है। क्वारंटाइन किए गए लोगों ने जान से मारने की धमकी दी। स्वास्थ्य विभाग के अमले को जानकारी दी गई। स्वास्थ्य विभाग के अमले को जान से मारने की धमकी दी गई। अभद्र भाषा का उपयोग किया गया। पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में 150 लोगों को क्वारंटाइन किया गया था और उन लोगों ने जान से मारने की स्वास्थ्य विभाग के अमले को धमकी दी। स्कूल जो है मक्सी रोड पे, उसमें क्वारंटीन किए गए लोगों को 160 लोगों को रखा गया था। ये लोग 9 बजे से हंगामा कर रहे थे कि हमें आपने जबरन रखा है, हमें कोई बीमारी नहीं है। हमें उनको समझाया कि आप क्वारंटीन किए गए लोगों, आपको बीमारी हो सकती है, आपकी जान जा सकती है और पूरा स्वास्थ्य अमला आपकी सेवा में लगा हुआ है। लेकिन उसके बाद भी वो लोग हंगामा कर रहे थे, नहीं मान रहे थे। जब हमने उनको अलग अलग रहने के लिए बोला तो उन्होंने हमसे गाली गलौज की। फिर हमने पुलिस को सूचना दी। पुलिस वहाँ पे एक पुलिस थी, वो हमारे साथ में गई, उनको समझाने की कोशिश करी, नहीं माने। उसके बाद में हमको जान से मारने की धमकी दे रहे हैं वो सीधी। और वो जो है वहाँ पे जो बैरिकेड लगे उनको तोड़ के बाहर आ गए थे वो लोग। फिर हमने हमारे अधिकारियों को सूचना दी, फिर पुलिस के कुछ जवान आए, तब जाके उनको हम अंदर कर पाए, वरना वो रात को हम पे हमला भी कर सकते हैं। हमारा पूरा अमला रात को सड़क पे सोया है सर, पलंगों को छोड़ के, डर के मारे। ये स्थिति हो गई थी वहाँ पे, हमारी जान पे आ गई थी। वो कम से कम 150 लोग थे। और खबर भोपाल से, जहां पे के सभी जेलों में बंदियों से मुलाकात पर रोक है। सभी जेलों में 5 मई तक बंदियों से मुलाकात प्रतिबंधित रहेगी। जेल मुख्यालय ने आदेश जारी किया है।
और जबलपुर से खबर, संभागायुक्त रविंद्र कुमार मिश्रा का तबादला, महेश चंद्र चौधरी बनाए गए जबलपुर के नए संभागायुक्त। तो जबलपुर से अहम खबर, जहां पर महेश चंद्र चौधरी जबलपुर के नए संभागायुक्त बनाए गए हैं। तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने आज संबल योजना को दोबारा शुरू करने के आदेश अधिकारियों को दिए। मंत्रालय में अधिकारियों के साथ बैठक में सीएम शिवराज ने कहा कि हम चाहते हैं कि तत्काल प्रभाव से संबल और गरीब कल्याण योजना शुरू हो और जो भी इस योजना के पात्र लोग हैं उन्हें इसका फायदा मिले। सीएम ने अधिकारियों से कहा कि प्रदेश के संसाधनों पर गरीबों का हक है और इसका फायदा उन्हें मिलना चाहिए। पात्र जो गरीब भाई और बहनों के लिए एक क्रांतिकारी योजना बनाई थी, संबल योजना, मुख्यमंत्री जन कल्याण योजना। उसमें तय किया था कि हमारे गरीब भाई बहन, चाहे वो किसी जाति समाज और वर्ग के हों, उन सबको रजिस्ट्रेशन करवा के जो गरीब हैं उनको कई लाभ देंगे। संबल योजना पूरी क्षमता और पूरी ताकत से हम फिर लागू करेंगे। इस सरकार ने तो कई योजना ही ठंडे बस्ते में डाल दी, कई को लाभ दिया ही नहीं और कई जगह नाम बदल दिया, गरीब को लाभ से वंचित कर दिया। अब गरीबों का हक उसको मिलेगा। संबल योजना का हर लाभ हमारे रजिस्टर्ड पंजीकृत गरीब भाई बहनों को मिलेगा। लाखों नहीं, 1 करोड़ से ज्यादा परिवारों। तो संबल योजना को फिर से शुरू करने पर बीजेपी का कहना है कि गरीब और वंचित लोगों के लिए बहुत जरूरी था। वहीं कांग्रेस ने सरकार पर झूठ परोसने का आरोप लगाया। शिवराज सिंह चौहान जी का संबल योजना को पुनः चालू करने के लिए धन्यवाद, आभार, अभिनंदन। निश्चित तौर पर यह संबल योजना गरीबों का संबल है और मध्यम वर्ग की इससे पूरी आर्थिक साइकिल खड़ी होती है। रोटी, कपड़ा, मकान, शिक्षा, स्वास्थ्य, संचार, पढ़ाई लिखाई, दवाई, गरीब की हर एक मामले की चिंता करने का जो निर्णय संबल योजना में आदरणीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी ने लिया है, वो निश्चित तौर पर दीनदयाल उपाध्याय जी के अंत्योदय के सिद्धांत नियम का ही एक सबसे बड़ा चमत्कार है। आज उन्होंने एक नया झूठ परोसा कि हम संबल योजना जो गरीबों के और वंचित वर्ग के कल्याण के लिए थी, कमलनाथ सरकार ने उसे बंद कर दिया, हम उसे वापस प्रारंभ कर रहे हैं। अब कितना बड़ा झूठ है। इस सरकार को कभी भी कमलनाथ सरकार, इस योजना को कभी भी कमलनाथ सरकार ने बंद नहीं किया। कमलनाथ सरकार ने इस योजना का नाम जरूर बदला और इस योजना के अंदर जो भ्रष्टाचार था उसे जरूर बंद करा। संबल योजना का नाम बदलकर कमलनाथ सरकार ने नया सवेरा योजना किया और इसके अंदर जो भ्रष्टाचार था उसे बंद करने का काम किया। इधर प्रदेश सरकार कोटा में फंसे एमपी के छात्रों को लाने के लिए 100 बसें भेजेगी। ये छात्र इंजीनियरिंग और मेडिकल सहित कई प्रवेश परीक्षाओं की तैयारी के लिए कोटा गए थे, जहां कोरोना के चलते इनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं पूर्व मंत्री जीतू पटवारी ने सरकार की पहल का स्वागत किया और दूसरे राज्यों में फंसे मजदूरों को भी प्रदेश वापस लाने की सरकार से मांग की है। तो राजस्थान के सीएम अशोक गहलोत ने कहा है कि कोटा में कोचिंग छात्रों को उनके घर भेजा जाएगा। उन्होंने बताया कि कोटा में दूसरे राज्यों के कोचिंग छात्रों को वापस भेजने की अनुमति केंद्र से मिल गई है। आपको बता दें कि कोटा में एमपी, छत्तीसगढ़, गुजरात, पश्चिम बंगाल सहित कई राज्यों के हजारों छात्र फंसे हुए हैं। कोटा के जो छात्र पढ़ते थे वहां पर, फॉर्चुनेटली चीफ सेक्रेटरी ने वहाँ होम सेक्रेटरी से बात करके कोऑर्डिनेट किया, क्योंकि वो लोग मैंने कल भी कहा आपको कि कम उम्र के छात्र हैं, 16 से 22-23 तक के, तो बहुत ज़्यादा ही विचलित हो रहे थे। वो घरों में किराए के मकान रहते थे। तो सक्सेसफुली सीएस ने बात करके ये एग्री कराया भारत सरकार को कि इनको अलाउ करना चाहिए। लॉकडाउन के अंतर्गत जो इंटर स्टेट मूवमेंट बंद है उसके बावजूद भी, और मुझे खुशी है कि भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एग्री किया। उसके कारण से यूपी सरकार ले गई अपने छात्रों को, उत्तराखंड वाले ले गए, अब मध्य प्रदेश एग्री हो गए हैं और छत्तीसगढ़ भी एग्री हैं। तो आसाम,
बंगाल, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और गुजरात तमाम करीब करीब एग्री हो गए हैं और 4000 बच्चे हमारे राजस्थान के अपने हैं। उनके लिए व्यवस्थाएं कर दी गई हैं, वो जाने लग गए हैं कोटा से और वो लोग भी चले जाएंगे। तो कमलनाथ का ट्वीट, कोरोना संक्रमण के बढ़ते आंकड़ों पर जताई चिंता। इंदौर पहुंची केंद्र की टीम का स्वागत किया गया। केंद्रीय दल की कोशिशों से इंदौर में कोरोना पर नियंत्रण होगा, बढ़ते आंकड़ों में कमी आने की जताई उम्मीद। तो अहम खबर भोपाल से। तो प्रदेश में कोरोना का कहर जारी है, मरीजों का आंकड़ा बढ़ता जा रहा है। प्रदेश में अब तक 1485 कोरोना के केस सामने आ चुके हैं। 79 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 148 लोग स्वस्थ हो चुके हैं। इंदौर में 897 पॉजिटिव केस हैं, 52 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि 71 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं मुरैना में 14 कोरोना पॉजिटिव केस हैं, 6 लोगों की मौत हो चुकी है, 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। तो उज्जैन में 28 पॉजिटिव मामले, 6 लोगों की मौत, 3 मरीज स्वस्थ हो चुके हैं। जबलपुर में 26 कोरोना पॉजिटिव मामले हैं, 6 मरीज स्वस्थ हुए। वहीं भोपाल में 241 कोरोना पॉजिटिव मामले, 7 की मौत, 34 मरीज स्वस्थ हुए। बात ग्वालियर की करें तो 7 कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, 6 मरीज स्वस्थ हुए। शिवपुरी में 2 कोरोना पॉजिटिव मामले, 2 मरीज स्वस्थ हुए। खरगोन में 41 मामले, 3 मरीजों की मौत, 2 मरीज ठीक हुए। बात छिंदवाड़ा की, जहां 4 मामले सामने आए, 1 की मौत हुई। बड़वानी में 24 मामले सामने आए, विदिशा में 13 मामले आए, बैतूल में 1, होशंगाबाद में 24, श्योपुर में 4 पॉजिटिव केस, रायसेन में 24, खंडवा में 33, धार में 36, देवास में 19, शाजापुर में 6 पॉजिटिव केस। और बात यदि सागर की करें तो सागर में 2 मामले सामने आए, मंदसौर में 8 मामले, रतलाम में 12, सतना में 2, टीकमगढ़ में 1, आगरमालवा में 11, अलीराजपुर में 3, राजगढ़ में 1 और डिंडौरी में 1 मामला सामने आया है। तो प्रदेश भर में लगातार कोरोना पैर पसारता जा रहा है। और यहां पर वक्त एक ब्रेक का है, हम जल्द हाजिर होंगे। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network.
16 channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network. ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। कोरोना आपदा के बीच यूं तो सरकारी व्यवस्थाओं पर कुछ सवाल भी खड़े हो रहे हैं, लेकिन इसका दूसरा पहलू यह भी है कि सरकारी सिस्टम को बनाए रखने के लिए कुछ लोग 16 से 20 घंटे तक काम भी कर रहे हैं। कोरोना आपदा में लोगों तक खाना पहुंचाने के लिए शुरू की गई सरकारी हेल्पलाइन नंबर का भी कुछ ऐसा ही हाल है। हेल्पलाइन के काम से जुड़ा हुआ कॉल सेंटर हो या फिर खाना पहुंचाने वाला सरकारी अमला, इस आपदा में लोगों तक पूरी ना सही लेकिन राहत पहुंचा रहा है। कोरोना आपदा के बीच जब हम और आप अपने घर में लॉकडाउन है, तब भी हमारी और आपकी फिक्र करने के लिए कोई 24 घंटे काम कर रहा है। यहाँ पर हम जो कस्टमर के कॉल आते हैं वो कॉल लेते हैं यहाँ पर, और जो कॉल यहाँ पर आते हैं तो उनका नाम, उनका नंबर, उनका पूरा पता लेकर और यहाँ पर हम कंप्लेन दर्ज करते हैं। 27 लाख लोगों को तुरंत पका हुआ भोजन और राशन वितरण दिया गया हुआ है। जो सेंटर है वो काम कर रहा है। हालांकि मैंने कहा कि कुछ लोगों को कुछ शिकायतें हो भी सकती हैं, लेकिन कई लोग ऐसे हैं जिनकी समस्याओं के यहाँ समाधान हो रहे हैं, उन तक मदद पहुँचाई जा रही है और वो मदद इन लोगों के ज़रिए जो यहाँ तमाम कोरोना आपदा है उसके बीच में यहाँ पर काम कर रहे हैं। और कोशिश यही है कि किसी भी तरीके से जो समस्याएं हैं लोगों की, उनका कम से कम समाधान किया जा सके और उनकी मदद की जा सके। ऐसे वॉरियर्स के लिए भी हमें कम से कम एक सलाम तो बनता है। कैमरामैन अनिल के साथ शरद श्रीवास्तव, न्यूज़ 18 भोपाल। तो कोरोना वायरस के कारण प्रदेश में लॉकडाउन का असर प्रदेश के मंदिरों पर भी दिखाई दे रहा है। लॉकडाउन के कारण मंदिर के पट बंद हैं, भक्तों के घर से निकलने की मनाही है, दान दक्षिणा नहीं आ रही तो पुजारी और पंडित परेशान हो रहे हैं। पुजारियों का कहना है कि उनकी रोजी रोटी तो भक्तों के चढ़ावे से चलती है, लेकिन अब भक्त ही नहीं आ रहे तो दान दक्षिणा कहां से आए। हालात ये हैं कि अब पुजारियों की आजीविका पर संकट खड़ा हो गया। पुजारियों के मुताबिक गरीबी रेखा में नहीं होने के कारण उन्हें सरकारी राशन भी नहीं मिलता है। तो कोरोना को लेकर कोई कंफ्यूजन ना रहे, लोगों को सही और पूरी जानकारी मिले, इसी वजह से न्यूज़ 18 ने कोरोना कंट्रोल रूम बनाया है, जहां पर हम दर्शकों के मन में उठ रहे सवालों के जवाब अपने एक्सपर्ट और डॉक्टर के जरिए देने की कोशिश करते हैं। इसी कड़ी में आज यूपी के गोरखपुर से जुड़े बाल रोग विशेषज्ञ डॉक्टर KN द्विवेदी ने देश भर के बच्चों के सवालों के जवाब दिए और उनकी आशंकाओं को दूर किया। नमस्कार, मेरा नाम भावना है। मैं 14 वर्ष की हूँ और मैं दिल्ली में रहती हूँ। मेरा आपसे यह प्रश्न है कि हम बच्चे कोरोना वायरस से किस प्रकार बच सकते हैं। हाय डॉक्टर, मेरा नाम सलोनी सिंह है, मैं गोपालगंज की रहने वाली हूँ। मेरा आपसे यह सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। डॉक्टर, मैं स्वरूप वर्मा वाराणसी से। हम बच्चों को दिन में कितनी बार हैंड वॉश करना चाहिए। मैं अनुष्का यादव, मेरा सवाल है कि कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। मैं मानसी देव, उम्र 8 साल, आगरा से बोल रही हूँ। मैं डॉक्टर साहब से ये पूछना चाहती हूँ कि बच्चे किस प्रकार कोरोना वायरस से बच सकते हैं। मेरा नाम ईशु है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ। कोरोना वायरस से बच्चे किस प्रकार बच सकते हैं। कोरोना वायरस से बचने का तरीका बहुत ही सिंपल है, कोई रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत ही सिंपल साइंस है इसके पीछे। कोरोना वायरस से बचने के लिए अभी आपको होम स्टे करना है, घर से बाहर नहीं जाना है। दूसरा, संक्रमित व्यक्तियों के संपर्क में नहीं आना है, यानी कि किसी भी छींकते खांसते व्यक्ति या जो बीमार लग रहा है उसके पास नहीं जाना है, होम स्टे करना है। एंड फोर्थ इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, हैंड वॉशिंग। हैंड वॉशिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अपने हाथ को
बार बार धुल सकते हैं आप। तो 6 स्टेप होती हैं हाथ धुलने की, जैसे आपको बता चुका हूँ मैं। उससे हैंड वॉशिंग बहुत ज़रूरी है, खाना खाने से पहले हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, खेलने के बाद हैंड वॉशिंग ज़रूरी है, टॉयलेट से आने के बाद हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है, अपने खिलौनों को साफ़ रखना बहुत ज़रूरी है, अपने टॉवल्स को धुलते रहना बहुत ज़रूरी है, छींकते खांसते या संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। बिना धुले हुए अपने चेहरे को या अपने नाक को या अपने आँख को बिल्कुल नहीं छूना है। छींकते समय अगर मान लीजिए गलती से छींक या खांसी आ रही है तो उस समय आपको रुमाल या टिश्यू पेपर का इस्तेमाल करना आवश्यक है। हाथ धुलना बहुत ज़रूरी है और संक्रमित लोगों से दूर रहना ज़रूरी है। घर से बाहर निकलना मना है। तो ये सारी सावधानियां अगर बरतेंगे तो कोरोना वायरस से आसानी से आप बच सकते हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।